हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 117। तो दोस्तों, इससे पहले इस कहानी के 116 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आप सबने अब तक पढ़ा था। अंशिका धीरे से बोलती है कि अब तो मेरे भाई ने माफ़ी भी मांग ली है, अब क्यों गुस्सा हो। तो अरमान ने कहा कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, मगर चुपचाप से कल डेट पर आ जाना, वरना सच कहता हूँ तुम्हारे भाइयों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सच में बहुत ही ज्यादा लुच्चे भाई हैं तुम्हारे, बहुत ही ज्यादा लुच्चे। साले आदमियों को भी नहीं छोड़ते हैं, उस पर भी बस अपना चांस मारते रहते हैं। ऐसे लड़के तो मैंने पहली बार ही देखे हैं जिंदगी में। तो चलिए देखते हैं, इतना आप देख चुके थे, अब आगे इस कहानी में क्या होता है। अरमान वहां से चला गया और फिर अरमान के जाते ही अंशिका ने भी एक राहत की सांस ली और फिर वापस से गार्डन में आ गई। तो अंशिका ने अभी एक नज़र अपने तीनों भाइयों को घूर कर देखा और फिर अंदर जाने लगती है। तभी निर्भय ने भी अब पुशअप करते हुए कहा कि तुझे नहीं लगता है कि तेरी हाइट बहुत ही कम है। सीख अपनी फ्रेंड रुखसाना से, कुछ कितनी लंबी चौड़ी हट्टी कट्टी है, और ये तू है जो इतनी ज़्यादा सुकड़ी सी है। कुछ तो खा लिया कर, कुछ तो बॉडी बना ले अपनी दोस्त की तरह। तू ऐसा लग रहा था कि जैसे तू किसी लड़की को नहीं बल्कि किसी लड़के को अपने साथ बुर्का पहना कर लेकर जा रही है। तो अंशिका ने भी अब पलट कर गुस्से से निर्भय को देखा और फिर गुस्से से बोलती है कि तू ना चुपचाप से रहा कर, तू ना कम ही बोला कर, वरना सच कहती हूँ घर के सीनियर्स को बता दूंगी और फिर तुम कौन कौन से तुम्हें कहाँ कहाँ पर कांड किए हैं ना, वो सारी चीजें खोल कर रख दूंगी। तो अंशिका ने अब निर्भय को वार्निंग देकर वहां से चली गई थी और फिर जैसे ही अंशिका अपने कमरे में अंदर आती है तो अवनी ने भी सेम बात बोल दी थी। तेरी फ्रेंड कितनी ज्यादा लंबी थी यार, एकदम से 6 फुट की थी, और कुछ खा पी लिया कर, तू भी 5 फुट की रह गई है। तो अंशिका ने भी फिर से चिढ़ते हुए कहा कि क्या बड़ी मम्मी, आप भी ना, आपकी जितनी हाइट तो है ही मेरी, छोटी छोटी मत बोला करो आप मुझे। तो किट्टू भी अब डाइनिंग टेबल पर नाश्ता का बाउल रखते हुए बोलती है कि हाँ, सही तो कह रही है तेरी बड़ी माँ, देख जरा रुखसाना को कितनी ज्यादा लंबी है, और एक तू है जो पिद्दी सी लग रही थी उसके सामने। तुझे तो बस घर का खाना खाना ही नहीं होता है, तुझे तो बस पिज्जा बर्गर चाउमीन यही सब कुछ खाती रहती हो ना, जो तुम्हारे शरीर में बिल्कुल भी नहीं लगता है। आज से तुम बाहर का कुछ भी नहीं खाओगे। तो अंशिका ने भी अब अपनी एब्रोज को उचकाकर अपनी दोनों माओं को देखकर कहा कि क्या बात है, आज तो मुझे हाइट और हेल्थ पर बहुत ही ज्यादा लेक्चर दिया जा रहा है। अपने आप को देखा है कभी आप दोनों ने? कभी भी कोई कहेगा कि आप दोनों जवान बच्चों की माँ हो चुकी हो? आज भी अगर आप दोनों का प्रोफाइल फेसबुक पर डाल दूं और स्टेटस सिंगल लगा दूं ना, तो सच कहती हूँ दुनिया भर के सौतन आ जाएंगे मेरे दोनों बाप के, हर कोई प्यार करेगा आपको, समझिए आप दोनों। तो किट्टू ने भी अब एक हल्का सा चांटा अंशिका के गाल पर मारकर कहा कि कुछ ज्यादा ही बात करने लगी है तू आजकल, जा जल्दी से जाकर नहा ले और फिर नीचे आकर सबके साथ नाश्ता कर लियो, समझी तुम। तो अंशिका ने भी अब थोड़ा सा मुंह फुलाकर अपना एक हाथ अपने गाल पर रखा और फिर अपनी बड़ी माँ को देखने लगती है। तो अवनी ने भी अब इशारों में कहा कि हाँ हाँ, जल्दी से जा और नहा कर नीचे आ जा, तुझे नाश्ता करना है और फिर ऑफिस भी तो जाना है अपने भाइयों के साथ। तो अंशिका भी अपना मुंह और भी ज्यादा फुला कर सीधा अपने कमरे में चली गई और कमरे में जाते ही अंशिका ने भी गेट बंद कर लिया था और फिर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो खुशी में अब इधर उधर नाचने लगी थी। तो अंशिका आज बहुत ही ज्यादा खुश थी। हालांकि अभी अरमान ने उसे डायरेक्ट प्रपोज नहीं किया था, लेकिन प्रपोज करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी थी। वो कहीं ना कहीं जान चुकी थी कि अरमान उसे प्रपोज कर चुका है। अंशिका अरमान के साथ डेट पर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी और फिर इसी खुशी में वो अपने बेड पर कूद कूद कर नाच रही थी। अंशिका इतना ज्यादा खुश पहली बार हुई थी। इधर प्रताप इंडस्ट्रीज में निव्यांश अपने कैबिन में बैठा हुआ था, उसके हाथ लैपटॉप पर बस कंटिन्यू चले जा रहे थे। वो बहुत ही ज्यादा बिजी था, अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। फिर अचानक ही उसके हाथ रुक गए, उसे कल रात की सारी बातें याद आ गई। उसे वो पल याद आ गया था जब उसने नियति के साथ बिताए थे और फिर निव्यांश के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। अब उसका काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। निव्यांश अपनी चेयर से खड़ा हुआ और फिर विंडो के पास में चला गया। तो निव्यांश अभी विंडो के बाहर देख रहा था। उसे बाहर का नज़ारा देखकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट अब और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो निव्यांश ने जब से अब अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया था, तब से ही उसे हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। हर जगह उसका मन बहुत ज़्यादा खुश रहता था। तभी निव्यांश के कैबिन का गेट खुलता है। निव्यांश ने भी कैबिन के गेट की तरफ देखा तो वहाँ पर संकल्प खड़ा हुआ था। संकल्प ने भी अब निव्यांश के चेहरे की मुस्कुराहट देखी थी तो वो अपनी एक आईब्रोज को झुकाकर कहा कि क्या बात है भाई, फाइनली अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर ही
लिया है आपने? तो निव्यांश ने भी अब मुस्कुराहट में अपनी गर्दन हाँ में हिला दी थी और फिर संकल्प, उसके चेहरे पर तो और से भी ज़्यादा मुस्कुराहट आ गई थी। वो तो इतना ज़्यादा खुश हुआ कि जैसे पता ही नहीं उसे क्या ही मिल गया हो, और वो भी जल्दी से गया और फिर उसने निव्यांश को पीछे से अपने गले लगाकर कहा कि तो फाइनली चुड़ैल भाभी से छुटकारा दिलवाने का वक्त आ ही गया है भैया। तो निव्यांश ने भी मुस्कुराकर कहा कि नहीं, अभी नहीं, पहले नियति को पूरे तरीके से ठीक तो होने दो, तब तक हमारे प्रोजेक्ट भी खत्म हो जाएंगे और फिर उसके बाद मैं टिया से डाइवोर्स मांग लूंगा, उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल कर फेंक दूंगा, फिर नियति से शादी कर लूंगा। तो संकल्प अभी थोड़ा सा मुंह बनाकर बोलता है कि नहीं भाई, इतना लंबा प्रोसेस नहीं, पहले प्लीज़ तुम जल्दी से टिया को डाइवोर्स दे दो, क्योंकि मुझे लगता है कि वो आपको इतनी आसानी से डाइवोर्स तो देने नहीं देगी ना, क्योंकि वो जानती है आपसे अच्छा लड़का उसे मिल नहीं सकता, वो सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगी, आखिर आपके पैसों पर राज जो कर रही है वो। तो निव्यांश ने कहा कि तू परेशान मत हो, वो मुझे डाइवोर्स देगी और खुशी खुशी देगी, मैं पूरी प्लानिंग के साथ केस फाइल करूंगा, लेकिन हाँ, बिना कोई प्लानिंग के डाइवोर्स फाइल किया तो सच कहता हूँ 70 बहाने बनाएगी वो, मुझे भी पता है वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ लड़की है, सारे काम करेगी मुझे फंसाने के लिए, लेकिन आराम से फिलहाल तो मैं ये लम्हा जीना चाहता हूँ, नियति के ख्यालों में रहना चाहता हूँ, उसके साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, उसके साथ अपनी खुशी मनाना चाहता हूँ, उसके साथ थोड़ी सी मनमानी करना चाहता हूँ, उसके साथ डेट पर जाना चाहता हूँ। निव्यांश ये सारी बातें बहुत खुश होकर बोल रहा था। संकल्प ने कहा कि तो फिर सोच क्यों रहे हो, जाओ ना स्नो वाइट को मैसेज करो, पूछो उससे कि वो क्या कर रही है, क्या वो तुम्हारे साथ डेट पर जाएगी, उसे प्रपोज करो भाई, उसके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करो, आप उसे स्पेशल फील करवाओ, तभी तो वो आपकी बात को मानेगी ना। तो निव्यांश को तो अब संकल्प का ये आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, उसने भी अब संकल्प की तरफ देखते हुए कहा कि अगर मैं उसके साथ डेट पर जाऊंगा तो तुम लोग ऑफिस संभाल लोगे क्या, अगर तुम लोग संभाल लोगे तो मैं जा सकता हूँ। तो संकल्प ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर निव्यांश ने कहा कि सच बता, तो सच में ऑफिस को संभाल लेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं डेट पर चला जाऊँ नियति के साथ और तुम सब यहाँ पर बैठ सारा काम फैला कर बैठ जाओ। देखो घर के सीनियर्स न मुझसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि उनकी एब्सेंस में हम कोई भी नुकसान कर बैठे और फिर उसका हर जाना हमारे सीनियर्स को झेलना पड़े। संकल्प ने भी निव्यांश के कंधे पर हाथ मारकर कहा कि अरे छोटे पैंथर, परेशान मत हो, मैं सच कहता हूँ ऑफिस को संभाल लूंगा और थोड़ा तुम मुझ पर यकीन करो ना भाई, जाओ ना अब स्नो वाइट को लेकर डेट पर चले जाओ, अब उसे भी अपने दिल की बातें कहो, उसे अपने और टिया के बारे में भी बता दो, क्योंकि कल को अगर किसी और से उसे पता चलेगा ना तो सच कहता हूँ उसका दिल टूट जाएगा और फिर शायद वो आपको एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएगी। तो निव्यांश ने कहा कि नहीं संकल्प, टिया के बारे में अभी नहीं बताऊंगा मैं स्नो वाइट को, नहीं तो उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी, वो एक बार पहले ठीक हो जाए उसके बाद मैं उसे टिया के बारे में सारी चीज़ें बता दूंगा। तो संकल्प ने भी अब निव्यांश की बाजुओं को पकड़ा और फिर उसे उसके कमरे से ढकेलते हुए कहा कि अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो उसके साथ डेट पर चले जाओ ना, कि यहीं पर मेरे साथ ही डेट मना लोगे। तो निव्यांश ने भी मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर जैसे ही उसने अपने कैबिन के बाहर अपना पहला कदम बढ़ाया तो उसका फ़ोन एकदम से वाइब्रेट होने लगता है। तो संकल्प ने भी अब निव्यांश को देखा और फिर निव्यांश ने संकल्प को, दोनों के चेहरे पर अब थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, क्योंकि दोनों ही अच्छे से जानते थे कि फ़ोन ज़रूर इम्पोर्टेंट कॉल का ही होगा। तो निव्यांश ने अभी अपना फ़ोन चेक किया तो सच में एक इम्पॉर्टेंट कॉल ही था। तो निव्यांश अभी कॉल को रिसीव करता हुआ अपनी चेयर पर आकर फिर से बैठ गया। तो संकल्प भी अब अपने फ़ोन में बिजी हो गया था। तो निव्यांश की कॉल अब करीब 1.5 घंटे तक चली थी और फिर उसने कॉल को कट कर दिया था और फिर संकल्प को देखा तो संकल्प ने कहा कि अच्छा अच्छा आज रहने दे, तू कल चला जाना, ओके। इधर रात का वक्त हो चुका था। नियति जो अपने कमरे में बैठी हुई कोई बुक पढ़ रही थी, नियति को भी अब बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, तभी उसकी नज़र अपने फ़ोन पर गई। तो नियति अभी सुबह से कई बार अपने फ़ोन को चेक कर चुकी थी, लेकिन एक बार भी निव्यांश का कोई भी मैसेज उसके फ़ोन पर नहीं आया था। तो नियति को अब अंदर से बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर निव्यांश ने उसे एक भी मैसेज क्यों नहीं किया है अब तक। तो नियति ने अभी फ़ोन लेकर सीधा निव्यांश के लिए कई बार मैसेज टाइप कर दिया था, लेकिन उस मैसेज को उसने एक बार भी निव्यांश के पास नहीं भेजा था। नियति के अंदर मैसेज भेजने की हिम्मत ही नहीं थी निव्यांश के पास, वैसे भी कर रहा था निव्यांश ने जैसे नियति के साथ बिहेव किया था। नियति को तो अब निव्यांश पर थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था और उसे बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था कि निव्यांश ने उसे एक बार भी मैसेज नहीं किया। आज पूरा दिन निव्यांश से उसकी बात नहीं हुई थी, इसीलिए उसे काफ़ी ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। नियति बहुत देर तक अपने फ़ोन को निहारती रहती है और फिर तभी उसके फ़ोन में निव्यांश का मैसेज आ जाता
है तो नियति के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि वो निव्यांश का मैसेज था। तो नियति अभी मैसेज को पढ़ने लगती है और जैसे जैसे नियति अभी मैसेज को पढ़ रही थी वैसे वैसे उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ रहे थे। उसे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी, उसकी आंखें हैरानी से फैलती जा रही थी और फिर धीरे धीरे वो हैरानी के भाव गुस्से में बदल गए थे और फिर उसकी बड़ी बड़ी आंखें गुस्से से छोटी हो गई थी, क्योंकि नियति ने अभी मैसेज रीड किया था। मैसेज में लिखा था कि स्नो वाइट, कल रात को जो कुछ भी मैंने किया था तुम्हारे साथ उसके लिए दिल से सॉरी बोल रहा हूँ, तुम्हें प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे, लेकिन मैं वो गलती अब दोहराने वाला हूँ, इसीलिए अभी से सॉरी बोल रहा हूँ। तुमने जैसे मुझे कल माफ़ किया था ना, आज भी मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। तो नियति अभी मैं ना तुम्हें देखता हूँ तो मुझसे भी कंट्रोल नहीं होता है और मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारे करीब में चला जाता हूँ। प्लीज़ नियति, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। तो नियति अभी गुस्से में मैसेज को खोल रही थी और फिर मन ही मन खुद से बोलती है कि कितने ज़्यादा बदतमीज़ हैं ये छोटे पैंथर जी, गलती करते हैं और फिर माफ़ी तो ऐसे मांग रहे हैं जैसे कितना भी ज़्यादा पछतावा हो रहा हो इन्हें, और तो और एडवांस में माफ़ी भी मांग रहे हैं और फिर से वही गलती करना चाहते हैं। तभी नियति ने अभी फ़ोन को गुस्से में बैठ के एक कोने पर फेंक दिया और फिर तभी उसने चेहरे पर एक किसी का हाथ महसूस किया। तो नियति ने अभी कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि निव्यांश ने ही छुआ है। अब निव्यांश की छुअन को नियति एकदम से पहचान जाती थी। तो वही निव्यांश ने भी अब नियति के माथे पर किस कर लिया था और फिर धीरे धीरे बेड पर लिटा दिया था। तो नियति ने भी अब अपनी आंखें खोली और फिर निव्यांश को खुद से थोड़ा सा दूर करने लगती है। तो निव्यांश के चेहरे पर फिर से बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। तो निव्यांश ने अब नियति के पास लेटता हुआ बोलता है कि प्लीज़ करने दो ना। उसने नियति को कमर से पकड़कर उसे अपने ऊपर लेटा लिया और फिर अपनी पकड़ उसके ऊपर कस दी। तो निव्यांश ने अपना चेहरा भी नियति के गर्दन में छुपा लिया था और फिर उसकी खुशबू को महसूस करने लगा था। तो वही नियति जो निव्यांश की बाहों से अब थोड़ा सा दूर होना चाहती थी, कहीं ना कहीं निव्यांश जो बहुत ही ज़्यादा हट्टा कट्टा था, 6 फुट का लड़का, और कहाँ नियति जो हल्की फुल्की मासूम सी लड़की, उससे निव्यांश कहीं ही दूर होने वाला था। नियति ने अब निव्यांश को हिला भी नहीं पाया था। तो नियति को अब इतना ज़्यादा छटपटाता हुआ देखकर निव्यांश ने अब नियति को करवट लेकर अपने नीचे कर लिया था और फिर उसके चेहरे पर आए हुए बालों को एक हाथ से हटाता हुआ लिप सिंक करते हुए बोल रहा है कि प्लीज़ मैंने सॉरी तो बोल दिया है ना स्नो वाइट, तो प्लीज़ मान जाओ ना मेरी बात को, अब ज़्यादा ड्रामा मत करो प्लीज़। तो नियति अभी निव्यांश की लिप सिंक की बात समझ गई थी और फिर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। उसने अभी फिर से निव्यांश को खुद से दूर करने की कोशिश की, उसके सीने पर अपने हाथ रखकर उसे धक्का देने लगी, लेकिन निव्यांश अभी भी नियति से दूर नहीं हुआ था और फिर अगले ही पल निव्यांश ने नियति को फिर से किस कर लिया था और फिर नियति फिर से छटपटाने लगती है। तो वही निव्यांश जो अभी पूरे तरीके से नियति की खुशबू में खोया हुआ था, उसकी खुशबू को महसूस कर रहा था, उसे अब जाकर महसूस हुआ कि उसकी असली खुशी नियति के साथ ही है। नियति का साथ निव्यांश को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, साथ तो नियति को भी अब निव्यांश का अच्छा लगता था। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन वो अपने और निव्यांश के बीच की दूरियों को समझती नहीं थी। कहाँ नियति एक अनाथ लड़की की और जिसकी एक बहन भी है और फिर उसका तो अता पता भी नहीं है, और कहाँ निव्यांश जो एक फेमस बिजनेस टाइकून है, इतना पैसे वाला है, एक इज्जतदार परिवार से बिलोंग करने वाला है और इतना ज़्यादा हैंडसम लड़का है जिसका बहुत बड़ा सा परिवार भी है। नियति जानती थी कि चाहे निव्यांश के घर वाले कितने भी अच्छे हों, लेकिन एक ऐसी लड़की को बिल्कुल भी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो बोल नहीं सकती है, ना ही सुन सकती है और ना ही उसका कोई आता पता है परिवार का। यही कारण था कि नियति निव्यांश को खुद से दूर करने की कोशिश में लगी हुई थी। तो वहीं निव्यांश, उसके होंठ तो अब नियति के होंठों से हटकर उसके गाल तक आ गए थे। तो निव्यांश जो अभी अपनी मनमानी किए जा रहा था नियति के साथ, मगर नियति लगातार निव्यांश को अपने आप से दूर कर रही थी। उसे इस मनमानी में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था। तो वहीं नियति तो अब जैसे तैसे निव्यांश को खुद से दूर करने में लगी हुई थी और फाइनली नियति ने अपनी पूरी जान लगाई और निव्यांश को खुद से दूर कर ही दिया। तो निव्यांश तो अब बेड की एक तरफ जाकर गिर पड़ता है। तो नियति अभी जल्दी से बेड से खड़ी हो गई थी। तो नियति अभी आंखों में पानी लिए निव्यांश को ही देखे जा रही थी। नियति को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था। तो वहीं निव्यांश अभी मुस्कुरा कर नियति को देखे जा रहा था। निव्यांश अभी बेड से खड़ा हुआ और फिर नियति को 2 कदम पीछे हट गई। तो निव्यांश अब धीरे धीरे नियति के करीब में जाने लगता है और नियति जो अभी पीछे हटती हुई दीवार से जाकर लग जाती है। निव्यांश अभी बिल्कुल नियति के करीब में चला गया था। नियति ने अभी फिर से निव्यांश के सीने पर अपना हाथ रखा और उसे धक्का देने की कोशिश करने लगी। तो निव्यांश ने अब नियति के दोनों हाथों को पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया था और फिर निव्यांश फिर से नियति के गाल पर
अपने होठों से कुछ हरकतें करने लगता है। नियति ने भी अब अपनी आंखें बंद कर ली थी। दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। बेशक वो निव्यांश से खुद को दूर दूर करना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो निव्यांश को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी थी। भगवान से वो हमेशा उसका ही साथ मांगती थी, उसके साथ जीने मरने के सपने देखती थी, और फिर वो सच्चाई को थोड़ा सा झुटला भी नहीं सकती थी। कहाँ वो और कहाँ निव्यांश। उसके और निव्यांश के बीच में बहुत ही ज्यादा दूरियां थी, जिसे निव्यांश ने तो खत्म कर दी थी, लेकिन नियति खत्म नहीं करना चाहती थी। ये कह सकते हैं कि नियति अच्छे से जानती थी कि वो दूरी कभी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि निव्यांश जैसा लड़का उससे कभी शादी नहीं करेगा। निव्यांश ने एक बार फिर से नियति के होठों को कैप्चर कर लिया और फिर से उसे किस करने लगा। तो नियति अभी भी निव्यांश को दूर करने की कोशिश ही कर रही थी। तो निव्यांश ने अब एक मीठी सी किस करने के बाद नियति को अपने गले लगा लिया और उस पर अपनी पकड़ कस दी, और फिर धीरे धीरे नियति के बालों को सहलाने लगता है। और ना चाहते हुए भी नियति ने अपने हाथ निव्यांश की कमर पर लपेट दिए थे। अब दोनों ही एक दूसरे की बाहों में झूल रहे थे। दोनों के दिल में अब बहुत बड़ा सा सुकून था। निव्यांश ने अगले ही पल नियति को अपनी गोद में उठा लिया, तो वही नियति अभी नम आंखों से निव्यांश को ही देखे जा रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या उन दोनों के बीच की दूरियां खत्म होंगी। निव्यांश ने भी बड़े ही प्यार से उसे बेड पर बैठा दिया और फिर पीछे से तकिया को एडजस्ट कर दिया। तो नियति तो अब निव्यांश को अपनी नम आंखों से देखे जा रही थी। निव्यांश ने भी अब अपने एक हाथ से नियति का जबड़ा पकड़ा हुआ था और उसे बहुत ही प्यार से हिलाते हुए लिपसिंग करते हुए कहा कि चलो चलो, अब नाराज होने की एक्टिंग मत करो प्लीज, चलो ना केक खाते हैं प्लीज प्लीज। तो नियति तो अभी हैरानी से निव्यांश को ही देखे जा रही थी। तो वही निव्यांश जो अपने साथ एक केक लेकर आया था नियति के लिए, निव्यांश ने एक छोटा सा केक नियति के सामने रखा और फिर केक जो इतना ज्यादा सुंदर था दिखने में कि नियति की आंखें तो अब हैरानी से फैल गई थी। उसे तो यकीन भी नहीं था कि निव्यांश ऐसा भी कुछ कर सकता है। नियति तो अनाथ आश्रम में कभी भी इतनी अच्छी चीजें नहीं खाती थी, ना ही उसने कभी देखी थी। जय और जिया की बेटी होने के बाद में नियति और रूही ने बहुत बुरे दिन देखे थे, बहुत बुरे तरीके से अपना बचपन जिया था उन दोनों ने ही। इसीलिए नियति को वो केक बहुत ही ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा था। उसका मन उसे खाने का कर रहा था। निव्यांश ने भी चाकू नियति की तरफ बढ़ाते हुए इशारों में कहा कि लो लो, इस केक को कट कर लो। तो वही नियति तो अब हल्का सा मुस्कुराती है और फिर निव्यांश को देखती है और फिर उसने जल्दी से उसके हाथों से चाकू लिया और उस केक को कट कर दिया। तो निव्यांश ने अब एक छोटा सा पीस लिया और फिर नियति को खिला दिया। तो नियति ने भी अब एक छोटा सा पीस लिया और निव्यांश की तरफ बढ़ा दिया। दोनों ने ही एक दूसरे को केक खिलाया था। तो निव्यांश भी अब नियति को ऐसा देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। वो जैसे ही उस पीस को खाने के लिए थोड़ा सा आगे आया तो नियति ने वो पीस जल्दी से खुद ही खा लिया और अपने मुंह में रख कर उसे बंद कर लिया। फिर नियति खिलखिलाकर हंसने लगती है। निव्यांश जो अभी नियति को ही देख रहा था, नियति को हंसता हुआ देखकर निव्यांश के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। निव्यांश ने नियति को फिर से अपनी गोद में उठा लिया और फिर नियति जो हल्का सा घबरा जाती है। निव्यांश अभी नियति को लेकर सीधा बालकनी में आ गया था और फिर उसने नियति को गोद में बैठाकर पीछे से कसकर उसे पकड़ लिया था और फिर थोड़ी देर तक दोनों ही अब ऐसे ही बालकनी में बैठे रहते हैं। नियति चाहकर भी ये बात जुटला नहीं सकती थी कि उसे भी निव्यांश बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। वहीं निव्यांश उसे तो नियति का साथ अब बहुत ही ज़्यादा सुकून देता था। कहीं ना कोई ही उसकी लाइफ में सारी खुशियां वापस आ गई थी, उसकी सारी थकावट को दूर कर देता था। कुछ देर दोनों ही अब ऐसे बैठे रहते हैं और फिर निव्यांश ने नियति को मैसेज करके कहा कि कल रात हम दोनों ही डेट पर जा रहे हैं, इसीलिए तुम तैयार रहना। तो नियति ने अपना फ़ोन चेक किया और फिर मैसेज को रीड किया और फिर निव्यांश की तरफ देखकर ना में अपनी गर्दन हिला दी और बोला कि मैं नहीं जा सकती आपके साथ डेट पर। तो निव्यांश ने भी फिर से मैसेज किया कि चुपचाप से मान जाओ, वरना मुझे मनाने के और भी तरीके आते हैं, समझे तुम स्नो वाइट। इस पर अब नियति ने भी मैसेज करके कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी आपके साथ, कहीं भी नहीं जाऊंगी। तो निव्यांश ने अभी एक हाथ से नियति को कसकर पकड़ा हुआ था और फिर दूसरे हाथ से मैसेज टाइप कर रहा था, मैं लेकर जाऊंगा लेकर जाऊंगा लेकर जाऊंगा, समझे तुम, इसीलिए चुपचाप से बिना ना नुकुर के तैयार हो जाना। तो नियति ने भी फिर से मैसेज टाइप किया कि छोटे पैंथर जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं आपके साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी, मतलब कहीं नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। आप मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा शरारत करते हो, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। तो निव्यांश ने भी अपनी पकड़ नियति पर मजबूत करते हुए टाइप किया कि अच्छा, मैं लेकर जाऊंगा लेकर जाऊंगा लेकर जाऊंगा, समझे तुम, और अगर तुम मेरे साथ नहीं गई ना तो सच कहता हूँ मैं तुम्हारे साथ और भी ज़्यादा शरारत करूंगा और फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, मुझे रोक भी नहीं पाओगी तुम, समझी तुम। अब बताओ क्या करूँ,
शरारत करूँ तुम्हारे साथ या डेट पर लेकर चलूँ, तुम चलोगी मेरे साथ या फिर नहीं। तो नियति भी अब मुंह बनाकर निव्यांश को देखने लगती है और फिर निव्यांश के चेहरे की मुस्कुराहट भी अब बहुत बड़ी सी हो गई थी। और फिर अगले ही पल निव्यांश ने अपना फ़ोन साइड में रख दिया और फिर नियति के हाथ से भी फ़ोन ले लिया और उसे भी सोफे के एक कोने पर फेंक दिया। और फिर एक बार फिर से उसने नियति के होठों को कैप्चर कर लिया और उसे किस करने लगा। निव्यांश ने एक डीप किस करने के बाद नियति को छोड़ा भी नहीं था, तो नियति ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और इस बार नियति ने भी निव्यांश को खुद से दूर नहीं किया था। और ये देखकर निव्यांश और भी ज़्यादा डीपली नियति को किस करने लगता है और एक डीप किस करने के बाद निव्यांश नियति से थोड़ा सा दूर हुआ तो नियति अभी आंखें बंद किए हुए ही निव्यांश की गोद में बैठी रहती है। उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी, उसकी बाहों की गर्माहट को महसूस कर रही थी नियति। तो निव्यांश का साथ उसे बहुत अच्छा लग रहा था। निव्यांश ने नियति के माथे को चूम लिया और फिर उसका सिर अपने सीने से लगाकर हल्की हल्की सी थपकियां देने लगा और फिर थोड़ी देर में ही नियति नींद की आगोश में चली गई, उसकी बाहों में ही सो गई। तो निव्यांश ने अभी फिर से नियति को अपनी गोद में उठाया और बालकनी से सीधा कमरे में लेकर आ गया। तो निव्यांश ने अब नियति को बहुत ही प्यार से बेड पर लेटा दिया और फिर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया। फिर उसके माथे को चूमकर खुद सोफे के पास आकर लेट जाता है। तो नियति तो अभी बेड पर आराम से लेटी थी, तो निव्यांश नियति को ही देखता रहता है और फिर कुछ देर के बाद निव्यांश भी सोफे पर ही सो जाता है। अगली सुबह नियति की आंखें खुलती हैं तो उसने अभी निव्यांश को वहां पर नहीं देखा था। तो नियति को अब रात की सारी बातें धीरे धीरे याद आने लगती हैं और फिर उसके चेहरे की मुस्कुराहट भी बढ़ती जा रही थी। नियति को बहुत अच्छा लग रहा था रात की बातें याद करके। फिर उसने पलट कर मिरर की तरफ देखा जहाँ पर लिखा हुआ था स्नो वाइट, बहुत ही मीठी हो तुम। ये पढ़कर तो नियति के चेहरे की मुस्कुराहट अब थोड़ी सी और बड़ी हो गई थी और उसकी आंखों में कहीं ना कहीं शर्म भी आ गई थी। गाल बिल्कुल लाल हो चुके थे, उसने खुद को ब्लैंकेट में छुपा लिया था। और फिर थोड़ी देर के बाद नियति की नज़र अपने फ़ोन पर पड़ती है। तो नियति ने अभी फ़ोन को देखा तो उसके फ़ोन पर अभी निव्यांश के मैसेज आए हुए थे। नियति ने अभी मैसेज रीड किया तो उसमें लिखा था स्नो वाइट, अगर इतना ज़्यादा शर्माओगी ना तो सफ़ेद से लाल हो जाओगी तुम, इसीलिए थोड़ा सा शर्माना कम कर दो। वैसे भी ना तुम लाल हो गई हो मेरे प्यार में, तब भी ना इतनी ज़्यादा खूबसूरत रहोगी तुम। मैंने तुम्हारे लिए एक पार्सल रखा हुआ है, आज रात को उस ड्रेस को पहनकर रेडी रहना, मैं तुम्हें खुद लेने आऊँगा या फिर दक्ष तुम्हें मेरे पास लेकर आएगा। और फिर प्लीज़ जिया चाची और जय चाचू को कुछ भी मत बताना, प्लीज़ प्लीज़ स्नो वाइट, मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ उन दोनों को कुछ भी मत बताना। उन दोनों को अगर पता चल गया ना तो सच कहता हूँ वो दोनों ही मेरे मम्मी पापा से कह देंगे और फिर मेरी पिटाई हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पीटेंगे घर वाले, मुझे बहुत मारेंगे। और इतना तो मैं भी अब अच्छे से जानता हूँ कि तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारे छोटे पैंथर जी की पिटाई हो, है ना। तो प्लीज़ उन्हें कुछ भी मत बताना और ना ही बताना कि तुम कहाँ जा रही हो, किससे मिलने के लिए। ये ड्रेस पहन कर रेडी हो जाना, हम दोनों आज बाहर डिनर करेंगे। तो नियति ने भी अब मैसेज रीड किया तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट अब और भी ज़्यादा बड़ी आ गई थी, खास करके पिटाई वाली बात को याद करके। नियति भी अपने आसपास नजरें घुमाने लगी, फिर उसकी नज़र अभी टेबल पर रखे हुए एक पार्सल पर पड़ती है। नियति अब जल्दी से उस पार्सल के पास में आती है और फिर उसने जल्दी से उस पार्सल को खोलकर देखा। तो नियति ने अभी वो पार्सल खोलकर देखा तो उसकी आंखें तो अब और भी ज़्यादा खुली की खुली रह गई थी और हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं था। उसमें एक नेवी ब्लू कलर की ड्रेस थी, वो ड्रेस दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, उसके साथ डायमंड की इयररिंग्स भी रखे हुए थे। तो नियति ने अभी वो ड्रेस मिरर में लगाकर खुद के ऊपर देखी तो वो ड्रेस सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी बनी थी, खासकर नियति के लिए ही बनी हो। वो एक फिश कट गाउन था, लेकिन नियति अगले ही पल थोड़ा सा उदास हो गई क्योंकि नियति उस गाउन में कंफर्ट नहीं थी, उसे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं आ रहा था उस गाउन में। वो गाउन पीछे से बैकलेस था, उसकी स्लीव्स भी बहुत छोटी छोटी सी थी और फिर उसके एक साइड पर कट भी था जिसमें उसकी थाई तक टांगे दिखाई दे रही थी। तो नियति अब उस गाउन को पहनना नहीं चाहती थी क्योंकि नियति ने आज तक ऐसे कपड़े ना किसी को पहने देखे थे, ना ही कभी खुद पहने थे। तभी उसने गाउन में से एक पेपर गिरता हुआ देखा। नियति ने भी वो पेपर उठाया और फिर उसे रीड करने लगती है। उसमें लिखा हुआ था कि नियति, अगर तुम इस गाउन को पहनकर मेरे साथ डेट पर आओगी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। तो प्लीज़ इसी गाउन को पहनकर मुझसे मिलने आना और मैं समझूंगा कि तुमने मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लिया है। अगर तुमने इस गाउन को पहन लिया और अगर तुमने ये गाउन नहीं पहना ना तो मैं ये समझ जाऊँगा कि तुम मुझे प्यार नहीं करती हो और तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया है। और आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी करीब नहीं आऊँगा, ना कभी परेशान करूँगा, ना कभी कोई मैसेज करूँगा। लेकिन हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस गाउन को ज़रूर पहनोगी और मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगी। तो नियति तो अब
एक बार उस लेटर को देखती और फिर एक बार उस गाउन को देखने लगती। उसे तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। नियति उस गाउन में बिल्कुल भी कंफर्ट फील नहीं करती, लेकिन फिर भी नियति ने पहले कभी ऐसा ड्रेस नहीं देखा था, ना ही उसने कभी ऐसी ड्रेस पहनी थी। नियति अब उस ड्रेस को पहनने में बहुत ही ज़्यादा हिचकिचाहट कर रही थी, उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। तो नियति को अब समझ में नहीं आ रहा था कि उस गाउन को वो पहने या फिर नहीं पहने। अगर पहन लेगी तो निव्यांश बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा और उसकी खुशी ही तो वो चाहती थी, लेकिन नियति अब उस ड्रेस में बिल्कुल भी कंफर्ट फील नहीं कर रही थी, जबकि वो बहुत ही सुंदर सा ड्रेस था। नियति थोड़ी भी बोल्ड होती तो उस ड्रेस को जल्दी से पहन लेती, क्योंकि आजकल की लड़कियां तो ऐसे ही ड्रेस पहनना पसंद करती थी, लेकिन नियति अभी बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी लड़की थी। तो वहीं दूसरी तरफ अरमान ने भी आंशिका को एक पार्सल भेजा था डेट पर ले जाने के लिए, उसके लिए कुछ स्पेशल भेजा था। आंशिका भी अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी एक सर्वेंट ने आकर आंशिका के कमरे का गेट नॉक किया। तो आंशिका ने भी अब गेट पर देखा और फिर तो एक सर्वेंट वहां पर पार्सल लेकर खड़ा हुआ था। तो आंशिका ने उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहा कि क्या हुआ, कुछ लाए हो क्या आप? तो सर्वेंट ने भी अब आंशिका की तरफ पार्सल बढ़ाते हुए कहा कि मैम ये आपके लिए आया है, बस इसी को लेकर आया हूँ। तो आंशिका ने भी अब जल्दी से वो पार्सल ले लिया और फिर नौकर को जाने के लिए कह दिया। तो आंशिका ने भी अब पार्सल देखकर थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखाई और फिर पार्सल के ऊपर एक चेट देखी जिसमें लिखा था झांसी की रानी, और ये पढ़ते ही आंशिका की आंखें हैरानी से फैल गई थी और उसे भी समझते देर नहीं लगी कि ये पार्सल अरमान ने भेजा है उसके, क्योंकि आंशिका को झांसी की रानी सिर्फ अरमान ही बोलता है। तो आंशिका ने भी अब जल्दी से अरमान का फ़ोन नंबर डायल किया और फिर लेकिन अरमान ने अभी उसका एक बार भी फ़ोन रिसीव नहीं किया था। आंशिका ने भी अपने दांत पीसते हुए अपने फ़ोन को देखा और बोलती है कि खुद को समझता क्या है ये, मेरा फ़ोन नहीं दिखाई दे रहा है इसको, एक बार भी इसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, कुछ भी भेज देगा ये मुझे मेरे घर पर। अगर किसी ने देख लिया होता तो मुझसे हज़ारों सवाल पूछ कर मेरा तो बैंड ही बजा देंगे सब, अभी बताती हूँ इसे। इतना कहकर अभी आंशिका ने फिर से अरमान का फ़ोन नंबर डायल कर दिया था और फिर इस बार आंशिका की किस्मत थोड़ी सी उसका साथ दे गई थी और फिर अरमान ने भी उसका फ़ोन रिसीव कर लिया था। फ़ोन रिसीव होते ही आंशिका ने भी गुस्से में कहा कि खुद को समझते क्या हो तुम, क्या समझते हो खुद को, ज़रा मुझे ये बताओ अरमान सचदेवा, क्यों भेजा है ये पार्सल तुमने मेरे घर पर? अगर किसी ने भी देख लिया होता तो जानते भी हो क्या होता घर पर बवाल हो जाता, बवाल। अरमान, जो कि अभी अरमान अपने कैबिन में बैठकर काम कर रहा था, उसने भी एक मुस्कुराहट के साथ कहा कि आंशिका तुम भूल गई हो क्या, आज हमारी डेट है और हम दोनों ही डेट पर जा रहे हैं, भूल गई क्या तुम? इसीलिए मैंने तुम्हें एक स्पेशल ड्रेस भेजा है, इस ड्रेस को पहनकर तुम डेट पर आ जाना। तो आंशिका ने भी गुस्से में कहा कि ओ हेलो मिस्टर अरमान सचदेवा, मेरे पास दुनिया भर की ड्रेस है, तुमने ड्रेस क्यों भेजी है? मैं डेट पर आ रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है, ऊपर से तुमने ये ड्रेस भी भेज दी है, क्यों भेजी है तुमने ये ड्रेस? हे भगवान, मुझे तो ना पिटवाने का पूरा जुगाड़ करके ही रखा हुआ है तुमने, ऐसे काम मत किया करो यार प्लीज़, सच कहती हूँ किसी दिन मेरा पत्ता इस घर से साफ हो जाएगा, मार मार कर सब मुझे बंदरिया ही बना देंगे, जो सब कहते रहते हैं। अरमान ने भी अब आंशिका को थोड़ा सा शांत करवाते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, आगे से कभी भी नहीं करूँगा ऐसा, लेकिन फिलहाल के लिए तो तुम इस ड्रेस को देख लो और इसी ड्रेस को पहनकर आना डेट पर प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे। अगर तुम इस ड्रेस को पहनकर आओगे ना डेट पर तो मैं समझूंगा कि तुम्हें मेरी बीवी बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो और मुझसे प्यार करती हो। और ये सुनते ही तो आंशिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शर्म भी आ रही थी। तो आंशिका ने भी अब अरमान की बातों को काटते हुए बीच में ही कहा कि ओ हेलो, अगर मैं नहीं पहनी तो, अगर मैंने इस ड्रेस को नहीं पहना तो तुम क्या समझोगे? तो अरमान बोलता है कि तो मैं यही समझूंगा कि तुम मेरी बीवी नहीं बनना चाहती हो, मेरी बीवी नहीं बनोगी, लेकिन हाँ तुम्हारे अंदर बीवी वाले गुण पहले ही आ गए हैं वैसे। ये सुनते ही अब आंशिका तो जोर जोर से हंसने लगती है। तो आंशिका ने कहा कि ओहो क्या बात है अरमान सचदेवा, हेड भी तुम्हारा और टेल भी तुम्हारा ही, चिट भी तुम्हारा और पट भी तुम्हारा, अच्छा बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हो तुम। तो अरमान ने कहा कि यस झांसी की रानी, मैंने तुम्हारे पास इस रिश्ते को ना करने का ऑप्शन नहीं छोड़ा है, वैसे तुम मना करोगी तो भी मेरी बीवी बनोगी और नहीं मना करोगी तो भी मेरी ही बीवी बनोगी, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, इसीलिए इस ड्रेस को चुपचाप से पहनकर रेडी रहना, मैं तुम्हें ठीक 8 बजे तुम्हारे घर के बाहर आ जाऊंगा और तुम बहाने से बाहर आ जाना, फिर हम दोनों ही डेट पर चलेंगे। तो आंशिका ने भी अब अरमान को फिर से थोड़ा सा छेड़ते हुए कहा कि अच्छा, और अगर मैं डेट पर ना जाऊँ तो क्या करोगे, क्योंकि मुझे तो नहीं जाना है। तो अरमान ने कहा कि तो ठीक है तुम मत जाओ, मैं कल तुम्हारे घर के बड़ों से तुम्हारा हाथ मांगने सीधा प्रताप हाउस में आ जाऊंगा, फिर तो ठीक है ना। इस पर अब आंशिका भी हंसते हुए बोलती है ओ हो नहीं, मेरे घर के बड़े तो घर पर ही नहीं है तो किससे
अपना काम निकलवाओगे तुम, किसी काम से वो दिल्ली गए हुए हैं। तो अरमान ने कहा कि अच्छा तो कभी तो आएंगे ना तुम्हारे घर पे, तो जब आएंगे तभी मैं उनसे तुम्हारा हाथ मांग लूँगा, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन अब तो तुम्हें मेरी बीवी बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है, मतलब कोई भी नहीं। इसीलिए अब तुम चुपचाप से इस ड्रेस को पहन लेना और ज़्यादा ड्रामा मत किया करो, तुम्हारी आंखों में मैंने अपने लिए प्यार देखा है, समझे तुम। चुपचाप से तैयार हो जाना, मैं तुम्हें 8 बजे लेने के लिए आ जाऊँगा। तो अंशिका ने कहा कि ठीक है मिस्टर सचादेवा, मैं 8 बजे रेडी हो जाऊंगी, लेकिन प्लीज़ पहले ही कह रही हूँ आपसे, कोई भी बदमाशी नहीं, ऑफिशियल डेट ही होगी। और वहाँ पर अगर तुमने ज़रा सी भी अपने हाथ पैर चलाने की कोशिश की ना, तो वहीं पर तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तो अरमान ने भी हंसते हुए कहा कि ये मैं डिसाइड करूँगा, तुम नहीं, समझे तुम। तो अंशिका ने भी थोड़ा सा हंसकर फ़ोन को कट कर दिया था। तो अंशिका ने भी फिर से अपने फ़ोन को बेड पर फेंका और फिर पार्सल को उठाया। तो अंशिका ने भी अब उस पार्सल को खुशी खुशी देखा और फिर जल्दी से उस पार्सल को खोल कर देखती है। तो उसमें एक पीच कलर की शॉर्ट ड्रेस रखी हुई थी, जो देखने में सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अंशिका ने अभी उस शॉर्ट ड्रेस को मिरर में लगाकर देखा तो वो उसकी घुटनों तक ही आ रही थी। अंशिका उस ड्रेस को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। अंशिका को भी सच में वो ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अंशिका ने उस ड्रेस की जीप को खोलकर देखा और फिर उसकी जीप जो अंशिका के हाथ में आ गई और फिर अंशिका का मुंह तो खुला का खुला रह गया था। उसे थोड़ी सी टेंशन भी हो गई थी कि उसने तो अब जीप ही तोड़ दी है, उसकी ड्रेस खराब हो चुकी है, उसकी जीप अब खराब हो गई तो वो कैसे क्या ड्रेस पहनेगी। अंशिका ने भी थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा कि मिस्टर अरमान सचदेवा, कितनी घटिया ड्रेस भेजी है आपने, एक ही बार खोलने से जीप खराब हो गई है। हे भगवान, अब क्या होगा, क्या सोचेंगे अरमान सचदेवा मेरे बारे में, अब मैं क्या पहन कर जाऊंगी उनसे मिलने के लिए। तो अंशिका भी अब अपनी ड्रेस की जीप को जैसे तैसे ठीक करने की कोशिश करने लगती है, मगर उससे वो हो ही नहीं रही थी। अब तो तीर कमान से छूट चुका था, अब तो वो जीप दोबारा से ठीक ही नहीं हो रही थी। अब अंशिका को थोड़ी सी टेंशन भी हो गई थी। अंशिका तो अब अपनी ड्रेस को लेकर बेड पर बैठ जाती है, उसे तो बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था और वो झूठ मूठ कर रोने लगती है। और फिर उसने अरमान को कॉल कर दिया, लेकिन अरमान का फ़ोन अब स्विच ऑफ जा रहा था, उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा था। तो अंशिका को अब थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था। अंशिका भी रोते रोते खुद से बोलती है कि यार अब मैं डेट पर पहन कर क्या जाऊंगी, अरमान ने तो एक ही ड्रेस भेजी है, पहली बार तो डेट पर जा रही हूँ किसी के साथ, अरमान ने इतने प्यार से इस ड्रेस को भेजा था और वो भी ख़राब हो गई है, अब मैं क्या पहन कर जाऊँ उससे मिलने के लिए, मेरे पास तो कोई नई ड्रेस भी नहीं है, ओए भगवान क्या होगा अब। ये कहते कहते अंशिका अब खुद में ही शिकायत करके रो रही थी। तो रात के अब 7 बजे का समय हो रहा था। दक्ष जो नियति के कमरे के बाहर ही खड़ा हुआ था, उसने नियति का गेट खटखटाया, लेकिन नियति ने अभी भी गेट नहीं खोला था। और फिर तभी दक्ष ने भी अपने सिर पर हाथ मार कर कहा कि यार दक्ष, उस लड़की को सुनाई नहीं देता है और तू है जो उसके कमरे का बाहर खड़ा होकर गेट को खटखटाए जा रहा है, तू भी ना कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट हो गया है, बिना सुनाई देने वालों को भी सुनवाना चाहता है। दक्ष ने अपना फ़ोन निकाला और फिर उसमें नियति को मैसेज किया। थोड़ी देर तक नियति का रिप्लाई नहीं आता है और फिर अचानक ही नियति ने गेट आकर खोला और फिर उसने सामने दक्ष को खड़ा हुआ देखा। तो दक्ष को देखकर अब नियति के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। तो वहीं दक्ष ने भी अब नियति को जब देखा तो उसकी बहुएं तो एकदम से तन गई थी और कहीं ना कहीं उसे थोड़ी सी अजीब भी लग रही थी बात। उसने भी इशारों में पूछा कि तुम तैयार क्यों नहीं हुई, तुम्हें जाना नहीं है क्या। तो नियति का चेहरा अब थोड़ा सा उदास हो गया था। दक्ष ने अभी फिर से नियति को मैसेज किया। तो नियति ने अभी मैसेज रीड किया तो उसमें लिखा था कि तुम्हें आज छोटे पैंथर ने डेट पर चलने के लिए कहा था ना, तो तुम तैयार क्यों नहीं हुई, फिर तुम अब तक रेडी क्यों नहीं हुई, तुम्हें नहीं जाना है क्या उसके साथ, क्या हुआ तुम नहीं जाना चाहती हो क्या। तो देखो ना, मम्मी पापा भी अब दिल्ली गए हुए हैं, घर पर कोई नहीं है, आज मैंने बड़ी मुश्किल से बड़े पापा और बड़ी मम्मी को भी बाहर डिनर करने के लिए भेज दिया है, तो प्लीज़ जल्दी से तुम तैयार हो जाओ, जाओ जाकर जल्दी से रेडी हो, फिर मैं तुम्हें छोटे पैंथर के पास लेकर चलूँगा, तुम दोनों की डेट है ना आज। लेकिन नियति जो अभी मैसेज पढ़कर और भी ज़्यादा उदास हो गई थी, अब तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दक्ष से क्या बात करे। दक्ष को भी अब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर नियति जाना क्यों नहीं चाहती है, आखिर नियति क्यों इतना ज़्यादा उदास है और क्यों वो छोटे पैंथर के साथ डेट पर नहीं जाना चाहती है। दक्ष के दिमाग में आया कि शायद नियति छोटे पैंथर को पसंद नहीं करती है और इसीलिए वो उसके साथ डेट पर जाना नहीं चाहती है। उसने अभी फिर से नियति
नियति को मैसेज किया और पूछा कि क्या तुम छोटे पैंथर को पसंद नहीं करती हो, क्या तुम उसके साथ डेट पर भी जाना नहीं चाहती हो, बताओ मुझे नियति तुम क्या चाहती हो। नियति मैं सच कह रहा हूँ, देखो छोटा पैंथर ना बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छा, और तुम्हारे लिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है, उससे अच्छा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। सच बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें छोटे पैंथर में, बोलो क्यों नहीं जाना चाहती हो तुम उसके साथ डेट पर। तो नियति ने भी अब थोड़ा सा हिम्मत करके दक्ष को मैसेज किया कि दक्ष ने भी अब मैसेज रीड किया तो उसमें लिखा था कि जो ड्रेस मुझे छोटे पैंथर जी ने गिफ्ट किया है ना, मैं ना उसे पहनने में कंफर्ट फील नहीं कर रही हूँ, मुझे वो ड्रेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है पहनने में, इसीलिए मैं डेट पर नहीं जाना चाहती हूँ। तो दक्ष अभी नियति के कमरे में आया और फिर उसने भी वो ड्रेस देखी जो अभी बेड पर रखी हुई थी। तो दक्ष ने अभी वो ड्रेस उठाई और उसे उठाकर गौर से देखकर बोलता है कि ये निव्यांश भी ना एक नंबर का गधा है, गधा, इसे तो बिल्कुल किसी बात की अकल ही नहीं, कैसी अजीब सी ड्रेस भेजी है इसने स्नो वाइट के लिए, ऐसी कौन सी ड्रेस बनी होती है दुनिया में। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ड्रेस निव्यांश ने नहीं बल्कि संकल्प ने पसंद की है, क्योंकि निव्यांश तो इंडियन आउटफिट को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, उसे तो बस इंडियन आउटफिट ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो तो ऐसी ड्रेस नहीं भेज सकता है, ना ही वो कभी ऐसी ड्रेस पसंद करेगा। हो ना हो ये बंदरों की टुकड़ी का ही काम है, बेवकूफ़ कहीं का, पता नहीं बंदरों की टुकड़ी को भी ना कब ही अकल आएगी, पता नहीं कब सुधरेंगे साले। सच कहते हैं पापा बंदरों की टुकड़ी में एक भी गुण नहीं है, घर के बड़ों वाला एक भी नहीं, पता नहीं प्रताप ब्रदर्स कहाँ से पकड़कर इन सब को लेकर आए हैं, इन्हें तो बिल्कुल कुछ ही बात की अकल ही नहीं है। दक्ष ने अब नियति की तरफ देखकर कुछ इशारा किया और फिर नियति ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो दक्ष अब सीधा जिया के कमरे में गया और वहाँ से जिया की साड़ी टटोलने लगता है। तो दक्ष को अब वहाँ पर जिया की एक नेवी ब्लू कलर की साड़ी मिल जाती है और वो साड़ी जिया ने एक बार भी नहीं पहनी थी, लेकिन वो साड़ी दिखने में सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। वो साड़ी इतनी ज़्यादा शाइन कर रही थी कि उसकी चमक बाहर तक आ रही थी। तो दक्ष भी अब जल्दी से वो साड़ी लेकर नियति के पास उसके कमरे में आ गया और फिर उसने नियति को वो साड़ी दिखाई। तो नियति ने भी अब उस साड़ी को देखा तो उसके चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी, उसे सच में वो साड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई थी, क्योंकि सच में वो साड़ी भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। तो दक्ष ने अब नियति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि लो लो वो साड़ी को पहन लो तुम, ये साड़ी ना तुम पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो नियति ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर दक्ष जो उसके कमरे से बाहर चला गया और नियति भी तैयार होने के लिए सीधा वॉशरूम में चली गई। करीब आधा घंटे के बाद नियति साड़ी पहनकर दक्ष के सामने आ गई। तो दक्ष की नज़र तो अब नियति पर आकर ठहर गई थी। अचानक ही दक्ष बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों जब जब वो नियति को देखता है तो उसके अंदर इमोशंस क्यों आ जाते हैं, उसे बहुत ज़्यादा इमोशंस आते हैं नियति को देखकर। तो दक्ष को तो अब पता भी नहीं था कि नियति सच में उसकी खोई हुई ही बहन है, इसीलिए शायद उन दोनों का अटैचमेंट बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। तो दक्ष ने अब नियति की नज़र उतारते हुए इशारों में कहा कि ठीक है तुम ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो, बहुत ही ज़्यादा। और फिर अचानक ही दक्ष ने नियति के माथे को चूम लिया। तो नियति को भी अब दक्ष के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, उसे भी ना कहीं दक्ष में अपना भाई दिखता था। जाने अनजाने ही सही नियति दक्ष की ही बातें मानती थी, कहीं ना कहीं दक्ष की सारी बातें उसे बहुत ही ज़्यादा सही लगती थी, उसे कहीं ना कहीं दक्ष के साथ ही सेफ फील होता था। तो नियति अभी फिर से दक्ष के साथ घर से बाहर चली जाती है। तो दक्ष के घर में अब एक ही गाड़ी थी जिसे जय और जिया लेकर चले गए थे, इसीलिए दक्ष के पास अब कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था, उसे बाइक पर ही नियति को लेकर जाना था। अब उसे तो बाइक पर ही नियति को लेकर जाना पड़ता, क्योंकि गाड़ी तो अब घर में एक थी जो जय और जिया लेकर जा चुके थे। तो दक्ष ने अब नियति को हेलमेट दिया और फिर नियति ने भी हेलमेट पहन लिया और फिर वो भी दक्ष की बाइक के पीछे आकर बैठ जाती है। तो दक्ष ने भी अब अपनी बाइक स्टार्ट कर दी और वो वहाँ से लेकर हवा की तरह नियति को चला गया। तो करीब 20 मिनट ड्राइव करने के बाद दक्ष ने अभी बाइक एक रेड लाइट पर आकर रोकी थी और ग्रीन लाइट का वेट करने लगता है। तो वहीं उसके बराबर में अब जय और जिया की भी गाड़ी आकर रुक गई थी। दक्ष का ध्यान भी अब जय और जिया की गाड़ी पर नहीं था, क्योंकि वो तो अपने ही धुन में जा रहा था। उसे तो बहुत ज़्यादा खुशी थी कि नियति और छोटे पैंथर दोनों ही आज डेट पर जा रहे हैं और फाइनली अब चुड़ैल भाभी से छोटे पैंथर को छुटकारा मिल रहा है। तो जिया और जय बिल्कुल ही बराबर में बैठे हुए थे। तो जय और जिया भी आपस में ही बातें कर रहे थे। तो जय बोलता है कि आज कितने दिनों के बाद ही हम दोनों बाहर डिनर करने के लिए जा रहे हैं ना, कुछ भी कहो लेकिन हाँ दक्ष हमारा ध्यान भी ना बहुत ही ज़्यादा रखता है, कभी कभी ना हमें महसूस भी नहीं होने देता है कि वो हमारा सगा बेटा नहीं है, हमारा ही बेटा लगता है। वो तो मुझे आज भी देखो ना कितना ज़्यादा प्यार करता है,
वो हम दोनों से, और हम दोनों को डिनर करने के लिए उसने साथ में बाहर भी भेज दिया है आज। कितना अच्छा बच्चा है हमारा। तो जिया बोलती है कि जय, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। दक्ष नहीं होता तो शायद मैं तो कभी की मर जाती, कभी भी अपने आप को संभाल नहीं पाती मैं उसके बिना। दक्ष ने कभी भी मुझे रूही और नियति की कमी महसूस नहीं होने दी है। हमेशा बस उसने मुझे अपनी माँ जैसा ही प्यार दिया है। दक्ष मेरा बहुत ध्यान रखता है, छोटी छोटी बातें आकर मुझसे ही शेयर करता है। इतना कहकर अब जिया की नजरें बराबर में जाती हैं जहाँ पर दक्ष अपनी बाइक लेकर खड़ा हुआ था, और फिर तभी दक्ष ने भी अपने चेहरे को एकदम से घुमाया तो उसकी सिट्टी पिट्टी भी गुम हो गई थी। दक्ष की दिल की धड़कनें तो अब डबल स्पीड के साथ बढ़ गई थी। तो वहीं जिया अब दक्ष को ही देख रही थी, और फिर दक्ष जो जिया को देख रहा था। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन दक्ष के चेहरे पर अभी हेलमेट लगा हुआ था, इसीलिए जिया दक्ष को पहचान नहीं पाई। मगर दक्ष अभी अपने हेलमेट से जिया को पहचान गया था, और इतने में ही ग्रीन लाइट एकदम से ऑन हो जाती है, और फिर दक्ष ने भी अपनी बाइक हवा में उड़ा दी थी। वहीं जिया ने भी अब जय की तरफ देखते हुए कहा कि जय, मैंने यहाँ पर अभी दक्ष को देखा, क्या तुमने देखा क्या? वो दक्ष ही है ना? वो किसी लड़की को अपने पीछे बैठाकर लेकर जा रहा था। तो वहीं जय भी अब दक्ष की बाइक को देखकर थोड़ा सा हैरान हो चुका था। उसने कहा कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है इसने हमें बाहर भेजा हो इसीलिए, ताकि ये डेट पर जा सके किसी लड़के के साथ। और ये लड़की कौन है जो उसके पीछे बैठी हुई है? ऐसे बैठी हुई है जैसे सच में दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है। जय को अब थोड़ा सा दक्ष पर शक हुआ था, और फिर उसने जिया को देखते हुए कहा कि ऐसा तो नहीं है कि ये नियति के साथ पर ही डेट पर आया हो? ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि ये दोनों ही डेट पर जा रहे हैं। तो जिया बोलती है कि ये क्या बोल रहे हो जय, तुम भी ना बिल्कुल पागल हो क्या? वो उसके साथ डेट पर क्यों जाएगा? ऐसा नहीं है हमारा दक्ष बहुत ही ज़्यादा संस्कारी है। कल कह रहा था ना कि नियति को देखकर उसे ऐसा लगता है कि जैसे नियति उसकी बहन है, उसकी बहन वापस आ गई हो। मैं ऐसा नहीं मान सकती हूँ, वो ऐसा नहीं है। तो मेरा दक्ष ना इतना भी बुरा नहीं है जो किसी लड़की को बहन बोलकर उसके साथ ही डेट पर चला जाएगा। प्लीज़ आप ना कुछ भी मत बोलो मेरे बेटे के लिए, ये लड़की नियति तो नहीं हो सकती है। तो जय ने कहा कि अच्छा, अब तो सच और झूठ का फैसला तभी होगा जब हम दक्ष को रंगे हाथों पकड़ेंगे। इतना कहकर अब जय ने भी अपनी गाड़ी 4th गियर में डाल दी थी, और फिर दक्ष का पीछा करने लगा था। तो वहीं दक्ष अभी खुद में ही दांत पीसता हुआ बोलता है कि यार, सोनी महिवाल को मिलाने के चक्कर में मेरा ही मजनू ना बन जाए। पता नहीं जय बड़े पापा क्या करेंगे मेरे साथ। पता चले कि बड़े पापा और बड़ी माँ मुझे सड़क पर ही सबके सामने मार मार के बंदर बना दे। कैसे बचूं अब इन दोनों से मैं? ये तो मेरे पीछे ही आ रहे हैं। हे भगवान, मैं तो अच्छा काम करने के लिए जा रहा था ना। छोटे पैंथर और नियति की जिंदगी संवर जाएगी, ये सोचकर उन दोनों को मिलाने के लिए लेकर जा रहा था। अगर इन दोनों की शादी हो गई, लेकिन लगता है इन दोनों की शादी होने तक मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मैं तो आज ही भगवान के पास सरक जाऊंगा। क्या करूं मैं, कैसे बचूं? इस छोटे पैंथर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर दक्ष अपनी बाइक की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो वहीं नियति को अब तेज बाइक पर बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन बेचारी कुछ भी कर नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे भी अब काफी ज्यादा डर लग रहा था। उसका पल्लू जो हवा में उड़ रहा था, जिसे वो बार बार पकड़ रही थी। तभी दक्ष जो 1 घंटे तक अपने बड़े पापा और बड़ी मम्मा को चकमा देता रहता है, लेकिन जय को अब चकमा देना इतना भी आसान नहीं था जितना कि दक्ष समझ रहा था। आखिर जय तो था रुद्राक्ष जैसी पर्सनालिटी का बॉडीगार्ड, तो वो इतना अभी कमजोर नहीं हो सकता था। जय के तो रिक्स में भी सेंस काम करते थे, और ना ही जय अभी इतना ज्यादा बूढ़ा हुआ था कि कोई भी उसे चकमा देते। इसीलिए वो भी लगातार दक्ष के पीछे ही आ रहा था। लेकिन दक्ष भी तो था वीरू का ही बेटा, उसके अंदर भी अब वीरू के जैसे ही गुण थे। इनफैक्ट वीरू के क्यों, उसके अंदर तो अब चारों के ही गुण थे। दक्ष ने भी अब अपने पापा को चकमा दे ही दिया था, और फिर अपनी बाइक को गलियों में ले जाकर घुमा लिया, और फिर फाइनली दक्ष ने अपनी बाइक एक रेस्टोरेंट के बाहर आकर रोकी। तो दक्ष और नियति अभी बाइक से उतरे, तो दक्ष ने भी अब अपना हेलमेट उतारा और फिर बाइक पर टांगा, और फिर नियति का हेलमेट उतार कर उसे भी अपनी बाइक पर टांग दिया। तो दक्ष ने अब नियति की तरफ देखा, तो नियति के तो बाल वाल सब कुछ खराब हो चुके थे, उसका मेकअप भी पूरी तरह से खराब होने लगा था। तो दक्ष को तो अब अपने ऊपर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि पहली बार तो वो नियति को इतनी स्पेशल जगह पर लेकर आया था, उसकी डेट थी और उसकी वजह से उसका पूरा मेकअप और सारे बाल खराब हो चुके थे। लेकिन वो करता भी क्या, अगर बाइक तेज नहीं चलाता तो उसकी कुटाई तो अभी सरेआम हो जाती, और नियति के सामने भी, और उसकी कुटाई में कोई भी उसे बचाने नहीं आता। अपनी कुटाई से बचने के लिए दक्ष को बाइक तेज चलानी पड़ी थी, और जिस वजह से नियति ने अभी जो थोड़ा बहुत सा मेकअप किया था वो सारा खराब हो गया था, और उसके सारे बाल बिखर चुके थे। तो दक्ष ने अब नियति के बालों को अपने हाथों से ही ठीक किया, और फिर उसके इयररिंग्स उसके बालों में उलझ कर रह गए थे। दक्ष ने अभी वो इयररिंग्स भी जल्दी से सुलझा दिए थे, और एक बार फिर उसने नियति के
चेहरे को अपने रुमाल से साफ किया और अच्छे से उसका पूरा सेटअप कर दिया था। तो दक्ष ने अब नियति का चेहरा थोड़ा सा ठीक कर दिया था अपने हिसाब से और फिर नियति को लेकर सीधा रेस्टोरेंट के अंदर चला गया था। तो रेस्टोरेंट के अंदर अब निव्यांश बैठा हुआ नियति का ही इंतजार कर रहा था। निव्यांश को अब बहुत देर से बेचैनी भी हो रही थी। निव्यांश की नज़र अब जैसे ही नियति पर जाती है उसकी दिल की धड़कनें तो जैसे थम सी गई थी। उसे तो अब नियति के चेहरे के अलावा कुछ दिखा ही नहीं दे रहा था। नियति ब्लू कलर की साड़ी में एकदम से कहर ढा रही थी। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि कोई भी उसे देखता तो उसका दीवाना हो जाता। निव्यांश ने भी नियति की साड़ी की मैचिंग का ही नेवी ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। तो निव्यांश ने अब पहली बार नियति को इतने अच्छे से तैयार हुआ देखा था और खास करके उसने साड़ी में उसे देखा था। तो नियति ने भी अब बाल खोले हुए थे, लंबे लंबे इयररिंग्स पहने हुए थे, चेहरे पर हल्की हल्की सी पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी, हाथों में उसने साड़ी की मैचिंग के बैंगल्स भी पहने हुए थे। नियति सच में आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी क्योंकि नियति ज़्यादातर सिंपल ही रहती थी और आज उसने पहली बार मेकअप किया था जिसमें वो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और फिर अगले ही पल निव्यांश थोड़ा सा उदास हो गया था क्योंकि उसे लगा कि नियति ने उसकी पसंद की ड्रेस नहीं पहनी है और शायद इसका मतलब यही था कि नियति उसे पसंद नहीं करती है। उसे अब अपने ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। कहीं ना कहीं निव्यांश का दिल अब टूटने लगा था। उसे लगा कि जैसे वो नियति से एक तरफा ही प्यार करता है, नियति उससे प्यार नहीं करती है, नियति उसकी बदतमीजी को झेलती है। लेकिन उसने जब जब नियति को अपने करीब किया था तब तब उसे ऐसा ही महसूस नहीं हुआ था कि नियति उससे प्यार नहीं करती है या उसका प्यार एक तरफा है। उसे कभी नहीं लगा कि नियति उसे पसंद नहीं करती है। तो निव्यांश भी अब अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था कि तभी दक्ष ने अब नियति का हाथ पकड़ा और फिर उसे टेबल के पास लेकर आ गया और फिर चेयर खींचकर उसे बैठा भी दिया और फिर तभी निव्यांश को देखकर बोलता है कि तुम दोनों अपनी डेट को एंजॉय करो, मैं बाहर हूँ, जब तुम दोनों का डिनर हो जाएगा ना तब मुझे बता देना, मैं नियति को लेने आ जाऊँगा। इतना कहकर दक्ष तो अभी बहुत जल्दी के साथ बाहर चला गया था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं जय और जिया यहाँ पर ना आ जाए उसका पीछा करते करते और फिर रंगे हाथों अगर उसे पकड़ लिया तो आज उसका कचूमर ही बना देंगे पूरे रेस्टोरेंट में सबके सामने। तो वहीं निव्यांश के चेहरे पर तो अब थोड़ी सी उदासी आ गई थी और फिर नियति जो निव्यांश के चेहरे को देखकर समझ गई थी कि निव्यांश उदास क्यों है, कहीं ना कहीं निव्यांश को बुरा भी लग रहा है। तो नियति को भी अब लगने लगा था कि शायद उसे निव्यांश की दी हुई ड्रेस पहन लेनी चाहिए थी क्योंकि अगर वो ड्रेस पहन लेती तो शायद छोटा पैंथर खुश हो जाता और उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन वो उसमें बिल्कुल भी कंफर्ट फील नहीं कर रही थी और फिर थोड़ी देर बैठे रहने के बाद निव्यांश का दिल एकदम से भारी होने लगा था, इसीलिए वो एकदम से खड़ा होकर वहां से जाने लगा। तो नियति ने अभी निव्यांश की कलाई को पकड़ ली थी जैसे उससे पूछना चाहती होगी कहाँ पर जा रहे हो छोटे पैंथर जी। तो तभी निव्यांश ने भी अब हल्का सा मुस्कुराकर इशारों में कहा कि वॉशरूम जा रहा हूँ, बस 5 मिनट में आता हूँ। तो नियति ने भी अब निव्यांश की कलाई को छोड़ दिया और फिर निव्यांश जो सीधा वॉशरूम में चला गया। निव्यांश वॉशरूम में आ गया तो उसके दिल की धड़कनें अब अटक अटक कर चल रही थी। उसे लगा कि आज वो नियति से अपने दिल की बात बोल देगा। बात तो उसने कई बार उससे बोल दी थी लेकिन आज वो उसे डायरेक्ट प्रपोज करने वाला था, उसे अपने दिल की बात बोलने वाला था, उसे हमेशा अपने साथ रखने की बात करने वाला था, उसके साथ शादी करना चाहता था। पर अब निव्यांश की हिम्मत जवाब दे गई थी। उसे लगा था कि शायद नियति ने उसकी ड्रेस इसीलिए नहीं पहनी है कि उसे वो पसंद नहीं करती है। निव्यांश अभी मिरर के सामने खड़ा हुआ खुद को देख रहा था। उसने अपने चेहरे पर पानी छिड़का लेकिन उसकी बेचैनी अभी भी कम नहीं हो रही थी। उसने अभी पहली बार किसी लड़की के साथ फ्यूचर के सपने देखे थे और फिर एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो सपने भी टूटते नजर आ रहे थे। तो वहीं नियति जो अभी चुपचाप से बैठी हुई थी और वो भी थोड़ा सा उदास थी, उस रेस्टोरेंट की खूबसूरती को निहार रही थी। नियति आज से पहले कभी भी इतने बड़े से रेस्टोरेंट में नहीं गई थी, ना ही उसने कभी इतना अच्छा सा रेस्टोरेंट देखा था। वो रेस्टोरेंट सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। तभी एक वेटर ने नियति से कहा कि मैडम क्या ऑर्डर है आपका, बताइए हमें, हम जल्दी से आपका ऑर्डर लेकर आते हैं। लेकिन नियति ने तो ना ही सुना और ना ही बोला क्योंकि नियति तो सुन ही नहीं सकती है। तो वेटर ने भी फिर से कहा कि मैम मैम आपका ऑर्डर। तो नियति ने अभी फिर से ध्यान नहीं दिया कि उसके पास अभी कोई खड़ा है और उसे ऑर्डर के लिए बोल रहा है। वो तो बस अभी भी उस रेस्टोरेंट को ही निहारी जा रही थी। वो रेस्टोरेंट तो सच में बहुत ज़्यादा बड़ा था और रेस्टोरेंट कम एक पार्टी हॉल ज़्यादा लग रहा था।
तो वेटर ने अभी फिर से एक बार कहा कि मैम मैम आपका ऑर्डर, आप बोल क्यों नहीं रही हैं। तो नियति ने अभी इस बार भी कुछ नहीं सुना था, क्योंकि नियति को तो सुनाई देता ही नहीं था। और इस बार वेटर ने हल्का सा नियति को हाथ लगाया, तो नियति ने अभी वेटर की तरफ देखा, तो वेटर ने अभी फिर से कहा कि मैम मैम आपका ऑर्डर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कल के एपिसोड में आपको देखने के मिलेगा निव्यांश और नियति की रोमांटिक डेट और अरमान और अंशिका की डेट। दोनों में ही किसकी डेट सबसे ज़्यादा पसंद आएगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और किसकी लव स्टोरी ज़्यादा पसंद है आपको, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।